नाम से कि जितनी हमारी माँ और बहनें जो प्रेग्नेंट है उनको 6,000 रुपये हुकूमत देगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम इतना लंबा लंबा बोल देती है, हम पूछना चाहते होंगे कि क्या 2013 में पार्लियामेंट में कानून नहीं बना था, फूड सिक्योरिटी एक्ट सेक्शन 4, और उस कानून के तहत ये बात कह दिया गया था कि हर प्रेग्नेंट औरत को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम 2013 की बात को नया करके 2016 31 दिसंबर को उसको कह रहे हैं कि मैंने किया। अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के वजीर आजम हर चीज में क्रेडिट ले लेते हैं। अब तो हक ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमने अपने बचपने से, हमारे बुजुर्गों ने अपने बचपने से इस चीज को देखा कि चरखे के पास अगर कोई बैठे हुए हैं तो महात्मा गांधी बापू बैठे हुए हैं और चरखा फिरा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा, अरे ये चीज बची हुई है, मैं इस पर भी अपनी तस्वीर लगा दूंगा। चरखे के पास नरेंद्र बापू बैठ गए और ये भूल गए कि चरखा भी हाथ से फिराया जाता, और हमारे वजीर आजम चरखा फिरा रहे। जहां पर कैमरा जाता हमारे वजीर आजम की नजर वहां पहुंचती कि मेरी फोटो अच्छी आ जाए। तो लोगों से कह दिया, आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान के बाबा कौम महात्मा गांधी को भी रिप्लेस कर दिए। अब नहीं मालूम हिंदुस्तान के वजीर आजम कितने लोगों को रिप्लेस करते जाएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ताजमहल लाल किला पहले बन गया, वरना मोदी बोलते मैं ही बना है। आज आप देखते हैं कि 500,000 की नोट बन करके सहारनपुर जो सारे हिंदुस्तान में मशहूर है कि यहाँ पर लकड़ी का काम होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 500,000 की नोट बन करके क्या कारोबार को खत्म नहीं कर दिया गया? क्या गरीबों को नुकसान नहीं हुआ? मेरे अजीज दोस्तों, आपको जवाब देना है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो बताना पड़ेगा इस हुकूमत को जिसने ब्लैक मनी और काला धन के नाम पर हिंदुस्तान के गरीबों के पेट को काट दिया, हिंदुस्तान के गरीबों के हाथ से उनका खाने का लुकमा ले लिया। हिंदुस्तान की हमारी इज्जतदार और माँ और बहनें जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई अपने पास उठा कर रखी थी, वो तमाम की तमाम कमाई उनके हाथ से निकल गई। आज आपको बताना है, इस जालिम हुकूमत को बताना है कि कैसे नोटबंदी के नाम पर गरीबों से तकलीफ दी गई। आप अंदाजा लगाइए कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी आज इस नोटबंदी का शिकार होकर मारे गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बल्कि अब नहीं मालूम हिंदुस्तान के वजीर आजम हो सकता है कि रात में सोने से पहले अचानक उनके दिमाग में कोई बात आ जाए कि नहीं, कल सुबह में 2000 भी खत्म कर देना, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। वजीर आजम 2000 को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही सही कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में अब तक कुछ सही नहीं हुआ। यही पॉलिसियां बीजेपी की है। और फिर यहाँ पर इसी सहारनपुर से हिंदुस्तान के वजीर आजम के पार्टी के सरबराह उनके चीफ की परिवर्तन यात्रा हुई थी और उसमें बड़ी बड़ी बातें शाह साहब ने कहा। शाह साहब आप शाह होंगे, मगर हिंदुस्तान में अगर कोई शहीद चाहे तो हिंदुस्तान की आवाम है, और हिंदुस्तान की आवाम उत्तर प्रदेश की आवाम फैसला देगी। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और मोदी को शिकस्त होगी, नोटबंदी की वजह से शिकस्त होगी। हिंदुस्तान में बीजेपी को शिकस्त होगी, नोटबंदी की वजह से होगी। गरीब नौजवानों को नौकरियां नहीं पहुंचाने पर होगी। आज ये तमाम हर महाज पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। किसान परेशान है, एमएसपी नहीं मिलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने ये मैसेज दे दिया कि जो मेरी मुखालिफत करेगा वह एंटी नेशनल है। अगर असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है तो संघ परिवार और बीजेपी के लोग बोलते हैं कि देखो ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको अपनी जमहूरियत को बचाना है और पैगाम देना है कि जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती कि हम हुकूमत को बतनकीद कर सकते हैं, हुकूमत से सवाल
कि बताओ तुमने जो वादे किए थे वो कहां तक उसको पूरा किया। और आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही मिजाज के चेहरा कुछ और होगा, नाम कुछ और होगा, मगर दोनों किस तरह की तरीके से काम करते हैं। अगर कोई अखिलेश यादव की मुखालिफत करेगा तो समाजवादी के लोग कहेंगे कि देखो उत्तर प्रदेश के विकास के खिलाफ है। कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा तो बोलेंगे देशद्रोही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं कि एक सिक्के के दो रुख है समाजवादी और बीजेपी, इनमें कोई फर्क नहीं है। आज अखिलेश यादव साइकिल उनको मिल गई तो सारी दुनिया में पुकार है मुझे साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। क्या तुम छोटे बच्चे हो, किसी बच्चे को खिलौना मिल गया तो बच्चा कहता पापा को छोड़ दिया। जिस बाप ने आपको साइकिल पर बिठा कर चलाया, जिस बाप ने आपको उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, अखिलेश भैया आपने अपने पापा को ही बाजू छोड़ दिया। यही समाजवाद है। आज साइकिल का निरोला पीट रहे, पटाखे फोड़े जा रहे, मिठाइयां बांट रहे। अरे हम तुमसे पूछना चाह रहे कि 4.5 साल का तुम्हारी हुकूमत का रिकॉर्ड क्या है, हमको बताओ। बताओ अखिलेश यादव तुमने कौन सा विकास किया। लोग नारे मारते समाजवादी के कि अखिलेश यादव ने विकास किया। अरे आपने कौन सा विकास किया। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं कि सहारनपुर में जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कहते हैं, इंसानी शाह की तरक्की के उसके माने निकलते, पूरे सहारनपुर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वाहिद जिला है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कम हुए, जहां पर कम हुए। अब बताओ अखिलेश आपका कौन सा विकास है। साइकिल का निशान मिल गया तो बड़ा दिनों पीट रहे, बाजा बजा रहे। क्या तुमको साइकिल मिलने से मुजफ्फरनगर को लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे लोग, क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के संविधान के उस दस्तूर का लिहाज नहीं रखा जो हिंदुस्तान की संविधान कहता है कि राइट टू लाइफ, इंसान की जान की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है। और यहां पर समाजवादी की हुकूमत ने इंसानों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, उसमें नाकाम साबित हुई। बताओ आज तुम साइकिल के नाम पर खुशियां मना रहे हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो। बुलंदशहर में मासूम बच्चियों की अस्मत रेजी की गई, क्या तुम साइकिल का निशान लेकर उन मासूम बच्चों के पास जाकर कहोगे कि देखो उनको साइकिल मिल गई है और हमको कामयाब करो? क्या तुम साइकिल का नाम लेकर उन गरीबों के पास जाकर बताओगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सहारनपुर में आज भी ऐसे 40% 5 साल और 14 साल के बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्या ये इसका विकास है? ये कोई विकास नहीं कर सके। इनका विकास सिर्फ इनका यादव परिवार का विकास होता है और किसी का विकास नहीं होता है। यहाँ पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप खुद अंदाजा लगाइए कि सफाई में हर साल वहां पर दिसंबर के महीने में नाच गाना होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की आवाम सूखा से तड़प रही थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। बुंदेलखंड के इलाके में किसान के पास पानी नहीं था, मगर सफाई में बराबर नाच गाना होता था। आप जाकर देख लीजिए कि इटावा में जू है, शेरों को लाया गया। अब तक 6 शेर मर चुके हैं। लंदन से अखिलेश डॉक्टर को बुलाते हैं उन शेरों का इलाज कराने के लिए। अरे बताओ उत्तर प्रदेश में कहीं गरीबों की बस्तियां हैं, गांव है जहां पर दवाखाने नाम की चीज नहीं है, मगर तुम्हारे शेरों के लिए लंदन से डॉक्टर आकर देखता है कि कैसे 6 शेर मर गए। अरे आज उत्तर प्रदेश में बच्चा अपनी मां की कोख से पैदा होता है तो उसके पास 3 इमदाद नहीं मिलती, कई बच्चे मर जाते हैं। अरे डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं होता, मगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत विकास विकास की बात करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो ये हो गई कि विकास का नाम लेने वाले अखिलेश में लखनऊ में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से पहले एक ही दिन में 1 लाख करोड़ के तरक्याती काम का इनाग्रेशन किया। यानी पत्थर पर
थे, किसी अखबार वाले ने सही लिखा, अगर 1 लाख करोड़ के जो इनॉग्रेशन के पत्थरों से पर्दा हटाया गया, अगर लखनऊ की रोड पर उन पत्थरों को रख दिया जाएगा तो करीब 1.5 किलोमीटर तक काली पत्थर ही नजर आएंगे। अखिलेश यादव, तुमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के आवाम को पत्थर दिखाए, तुमने आवाम को कुछ नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है कि विकास हुआ तो तुम्हारे परिवार का विकास हुआ। अब तो ये हो गई कि 25 साल का एक लड़का होता है तो फौरन उसको टिकट दे दिया जाता है, फौरन टिकट दे दिया जाता है। यानी अखिलेश यादव साहब के पास उस परिवार में अगर कोई बच्चा आज पैदा हो गया तो बैठ कर हिसाब कर लेते कि 20 साल में कॉर्पोरेटर बनेगा, 22 साल में जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा और 25 साल में मेले बनेगा। मरने से पहले सब कुछ लेकर जाएगा मगर गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। आज आपको बात देखकर एक तारीखी फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था और आप हालत मजबूरी में ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को वोट देते थे। यकीनन हमने आजादी के बाद से आज तक जितने असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, हमने कभी भी फिरकापरस्त ताकतों का साथ नहीं दिया, हमने कभी भी किसी फिरकापरस्त पार्टी का साथ नहीं दिया और मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली इंतखाबात में करेंगे। यकीनन सहारनपुर से एक भी सीट पर बीजेपी नहीं कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर हम बीजेपी को जमहूरी तौर से लेकर देंगे वहीं पर से दीन और इतिहास से कह रहा है कि मेरे भाई आपने सबका साथ दिया, किस किस का तुमने साथ नहीं दिया। पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर आपने वीपी सिंह का साथ दिया, चंद्रशेखर का साथ दिया, गुजराल का साथ दिया, आपने मुलायम सिंह को नेता बना दिया, आपने अखिलेश का साथ दिया। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब तुम यहां से कर अपने घर को जाओगे तो सोचो मेरे अल्फाज को, क्या तुमने कभी अपना साथ दिया? आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना साथ दो, अपनी पार्टी को कामयाब करो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को, अपने पसंद के पार्टी को वोट दें। और जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरकापरस्त है, लोग कहते हैं कि देखो अवैसी आया है तो आपके वोट को काटेगा। अरे हाँ, याद रखो, मैं वोट को काटने को नहीं आया हूं, मैं किसी को काटने को नहीं आया हूं, मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं, तो किसी को काटने के लिए नहीं आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं तो आपको लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो इन लोगों की वजह से आया हूं जिन्होंने इंसाफ नहीं किया और ये समझते हैं कि गिरफ्तार की पार्टी कर दो और खजूर किसी के मुंह में डाल दो और गले में हाथ डालकर फोटो ले लो तो खुश हो जाएगा। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, हम खजूर के मोहताज नहीं है, हम इफ्तार की दावत के मोहताज नहीं है, हम स्कूल के मोहताज है, हम यूनिवर्सिटियों के मोहताज है, हम अपनी जान की हिफाजत के मोहताज है, हम अपने इबादत गाहों की इबादत की हिफाजत की मुकालमा करते हैं। ये बातें आपको गौर करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही जब बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है तो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहते हो ऐसी आया है वोट काटेगा। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में 70 सीट पर बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? क्या मैं यहां पर उड़कर आया था आसमान से? बिल्कुल सही। क्या मैं आकर तुम्हारे कान में फूंक कर गया? तो बताओ बीजेपी कैसे कामयाब हुई? तुम्हारा वोट कहां गया अखिलेश? कांग्रेस वाले तुम्हारा वोट कहां गया? बीएसपी का वोट कहां गया? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि हमने कभी फिरकापरस्तों का साथ नहीं दिया, न देंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका वोट चला गया, इनका वोट बीजेपी के पास चला गया। अब आ रहे अलायंस करके बड़ी बड़ी बातें करती थी कांग्रेस
कि 27 साल यूपी में हाल, जिसने आपको प्रहार किया आप उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। कहां गया आपका नारा 27 साल यूपी में हाल? कहां गया तुम्हारा नारा के किसानों के कर्जा माफी होनी चाहिए? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी वजह से आज तमाम मुश्किलात है। तुम्हारी वजह से अगर तुम सही हुक्मरानी करते तो सबको इंसाफ मिलता। अगर तुम अच्छे होते, तुम करप्शन नहीं करते, तुम में काबिलियत होती, तुम में ताकत होती, तुम में इज्जत नफ्स होती, तो हिंदुस्तान के इख्तियार पर बीजेपी या मोदी वजीर आजम नहीं बनता। अगर आज बीजेपी इख्तियार में है तो यही कांग्रेसियों की वजह से है। इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहा। सोचना 100 साल पुरानी पार्टी आज साइकिल पर अकेले साइकिल चलाएंगे। नहीं मालूम कौन सा कांग्रेसी पीछे बैठेगा या सामने कितने लोगों को साइकिल पर बिठाकर रंग के पैदल मारते हुए जाएंगे। ये साइकिल चलने वाली नहीं है। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग बहुत सी बातें करते थे मगर बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुए। लोग आपसे आकर कहेंगे कि मजलिस मुस्लिमीन के अलावा की असेंबली 8-10 अगर कामयाब हो जाती है तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि लोग सवाल मुझसे भी करते कि तुम्हारे अगर इंशाअल्लाह 8-10 एमएलए कामयाब हो गए तो क्या होगा? मैं उनको ही जवाब देता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैं अपनी पार्टी से एक ही एमपी हूं और जब कभी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब और मुस्लिम आवाम की आवाज को बयान करने के लिए खड़ा होता हूं तो बीजेपी के 200 एमएलए मजबूर हो जाते हैं। मेरे भाई वो मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा कि जब सहारनपुर से आपका मेले बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि कौन मुख्यमंत्री है, वो देखेगा कि मैं गरीबों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं, मैं मुस्लिमों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं, मैं इंसाफ की हवाई में जा रहा हूं। यही चीज आपको देखकर मजलिस मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग बार बार मेरी तकारीर पर तकलीफ होती है, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि भड़काऊ भाषण देता। अरे सुनो जालिमों, मैं हक को बयान करता हूं क्योंकि तुम्हारी गाने चापलूसी सुनकर तुमको आदत पड़ चुकी है चापलूसी की। मैं चापलूसी की बात नहीं करता। मेरी क्या लड़ाई है? मेरी लड़ाई समाजी और माशी इंसाफ की लड़ाई। मेरी लड़ाई समाजी और माशी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई क्या है? ख्यालात की आजादी की लड़ाई है। मेरे ख्यालात की आजादी की लड़ाई है। तुम्हारे ख्यालात की आजादी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? इबादत और अकीदत पर कारबंद रहने की लड़ाई है। इबादत और अकीदत पर कारबंद रहने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी तहजीब, समान और रस्म खलम की हिफाजत करने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? कदम मसालात को कम करना और सबको मौके देना। मेरी लड़ाई ये है। मेरी लड़ाई क्या है? कि हर किसी की बात सुनी जाए, हर किसी की बात सुनी जाए। ये मेरी लड़ाई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर मुकम्मल भरोसा है जो मुझे मजहबी आजादी और इजहार और कलाम की आजादी की जमानत देगा। हिंदुस्तान के संविधान हम तमाम को समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता है। मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई वो है कि हिंदुस्तान के संविधान के जो गोल्स है, जो हिंदुस्तान के संविधान के दस्तूर के मकासद है, उसको हासिल करना मेरी लड़ाई है। ये अखिलेश सरकार इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान है। अखिलेश सरकार दावा करती है कि हमने 4.5 साल में 4,60,000 के करीब नौकरियां दी। बताओ कितने को नौकरियां दी? हाथ उठाकर दिखाओ। अखिलेश सरकार
कौम के चेहरे नहीं है, जो किसी सियासी कौम के चेहरे हैं, तुमको मुबारक तुम्हारी तमतागिरी। मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो लड़ेंगे अपने हक के लिए, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आओ आप एक नए दौर का आगाज करो, अपनी पार्टी का साथ दो, यहां पर हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। आपने बरसों तमाम का साथ दिया, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, न बीजेपी से डरना है, न उनके साथियों से डरना है। हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। और मैं आपसे अपील करने आऊं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप मजलिस का साथ दीजिए। समाजवादी अपने तमाम वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई। लैपटॉप टैपटॉप क्या क्या बोलते हैं, ये बात किए थे कि 10वीं जमात के बाद बच्ची को 30,000 रुपये देंगे, वो भी खत्म, कहां गई नहीं मालूम। मेरे भाई, जब एक घर में बेटा बाप का नहीं हुआ, वालिद को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, आप कैसे उस पार्टी का साथ दे सकते? आइए एक नए दौर का आगाज करिए और एक नई आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुझाइए। बहुत हो गया मेरे भाई, हमने बरसों से इनका साथ किया, इनको क्या क्या नहीं किया, अपना खून पसीना लगाकर इनको कामयाब किया, मगर थोड़ा अपने गिरबान में झांक कर देखो, थोड़ा अपने